नमस्कार, मैं हूं नारद और ये है सृष्टि। कला पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास कला पर बात करने वाले हैं जो अपनी सादगी में एक पूरी की पूरी दुनिया छुपाए हुए है। तो शुरुआत करते हैं सृष्टि। जब आपने नोमी ओकामोटो की किताब के जरिए जापानी इंक पेंटिंग यानी सुमिए की दुनिया में कदम रखा तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सृष्टि, नारद, सच कहूँ तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी हैरानी। इस किताब की पहली ही लाइन आपको एकदम रोक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। लेखिका कहती हैं, सुंदरता सिर्फ वो नहीं है जो खुश मिजाज दिखे, बल्कि ये एक दिमागी प्रक्रिया का नतीजा है। सुंदरता तो वर्तमान का एक तोहफा है। मतलब एक ही लाइन में इस कला का पूरा फलसफा सिमट गया है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा है। और यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कैसे कोई कलाकार सिर्फ सफेद कागज और काली स्याही से किसी भी चीज की रूह को पकड़ लेता है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये एक जादू ही है। और इस जादू को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि सुमिकाई का मकसद, उसका दुनिया को देखने का नजरिया जो हम वेस्टर्न पेंटिंग में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो आइए इसी फर्क को जरा और गहराई से देखते हैं। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल वेस्टर्न पेंटिंग। उसका लक्ष्य क्या है? किसी भी चीज को हूबहू एकदम रियलिस्टिक दिखाना, रोशनी, परछाई, हर रंग का इस्तेमाल करके। लेकिन दूसरी तरफ है सुमिए, जहां मकसद तस्वीर बनाना है ही नहीं, मकसद है उस चीज के सार को, उसकी आत्मा को कागज पर उतार देना। यहाँ सच्चाई दिखाने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक एहसास को जगाना। और वो जो काली स्याही है ना, वो सिर्फ एक रंग नहीं है। सुमी के फलसफे में उसे रंगों का सबसे ऊंचा सरलीकरण माना जाता है। एक ऐसा रंग जिसमें दुनिया के सारे रंग समाये हुए हैं। स्याही के जो अलग अलग टोन होते हैं, हल्के और गहरे, वो असल में कलाकार के मन के भाव हैं, जो सफेद कागज पर उतरकर एक रंग की चेतना पैदा करते हैं। वाह, मतलब स्याही का हर धब्बा कलाकार के दिल का हाल बता रहा है। लेकिन सृष्टि, एक बात और है, इन पेंटिंग्स में जो इतनी सारी खाली जगह छोड़ी जाती है उसका क्या? वो तो बस कोरा कागज ही लगता है। नारद, आपने वो सवाल पूछा है जो सीधा इस कला की आत्मा तक ले जाता है। वो खाली जगह, वो कोरा कागज नहीं, बल्कि सुमिए की जान है। इसे ऐसे समझते हैं, सुमिए में जब कोई एक लकीर खींचता है तो वो सिर्फ किसी चीज का बाहरी आकार नहीं बनाती। नहीं, वो लकीर उस चीज की धड़कन है, उसकी आत्मा है, उसकी जिंदा होने की एक लय है। और यहीं पर यो हाकू यानी उस खाली जगह का असली खेल शुरू होता है। वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो पेंटिंग का एक जीता जागता एक्टिव हिस्सा है। ये ज़ेन बौद्ध धर्म की शून्यता की गहरी सोच को दिखाता है। यही खालीपन है जो तस्वीर को सांस लेने की जगह देता है और उसमें जिंदगी और गहराई भर देता है। कमाल है कि खालीपन में भी इतना कुछ हो सकता है। अच्छा सृष्टि, इस गहरे फलसफे से अब जरा प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। इस जादू को रचने के लिए आखिर किन औजारों की जरूरत पड़ती होगी? आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन औजार बहुत ही साधारण हैं। इन्हें कला के 4 खजाने कहा जाता है। एक ब्रश, जिसे फुदे कहते हैं, स्याही की एक बट्टी यानी सुमी, उसे घिसने के लिए एक पत्थर सुजूरी, और हाँ, कागज कामी। बस, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भी महंगे नहीं होते। और किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। पेंटिंग करने से भी पहले पत्थर पर स्याही को धीरे धीरे घिसकर तैयार करने का जो प्रोसेस है, वो असल में मन को शांत करने की एक साधना है। वो एक जैसा काम करते रहना कलाकार को बाहरी दुनिया से हटाकर उसके अंदर की दुनिया से जोड़ता है। ये पेंटिंग से पहले का एक ध्यान है। तो चलिए, आप जब औजार तैयार हैं तो देखते हैं कि इन सरल से औजारों से वो जानदार रेखाएं कैसे खींची जाती हैं जो सुमियों का दिल है। किताब का पहला अभ्यास ही है एक ही स्ट्रोक से मछली बनाना। लेखिका एक बहुत प्यारा किस्सा बताती हैं कि कैसे उनके गुरु ने उनका हाथ पकड़कर दिखाया था कि एक जिंदा रूप कैसे एक ही पल में जन्म ले सकता है। ब्रश में 3 तरह की स्याही भरी जाती हैं और बस एक ही झटके में कागज पर मछली का सिर, उसका शरीर और उसकी पूंछ तीनों जिंदा हो उठते हैं। सिर्फ एक ही झटके में। इसके लिए तो गजब का आत्मविश्वास और मन का ठहराव चाहिए। हाँ, और यही तो जिन दर्शन है। जैसा कि लेखिका कहती हैं, हर पल बस एक ही बार आता है। यही बात तुम्हारी खींची हर लकीर पर भी लागू होती है। एक लकीर को सुधारने की कोशिश मत करो। जब हम और ज्यादा मांगते हैं
तो हम हार जाते हैं। मतलब हर स्ट्रोक उस पल का सच है जिसे न दोहराया जा सकता है न सुधारा। और इस कला की जड़ें दक्षिणी चीनी शैली में है। देखिए, जहाँ उत्तरी शैली बिल्कुल साफ और सटीक थी, वहीं दक्षिणी शैली ज्यादा काव्यात्मक थी, भावुक थी और व्यक्तिगत थी। और यही शैली ज़ेन बौद्ध धर्म के साथ मिलके जापानी सुमी ए की पहचान बन गई। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके एक कलाकार कैसे सिर्फ एक पत्ती या फूल नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कागज पर उतार देता है। सुमिए को सीखने की शुरुआत 4 क्लासिक विषयों से होती है, जिन्हें 4 कुलीन कहा जाता है: ऑर्किड, बांस, गुलदाउदी और बेर का फूल। इनमें से हर एक मौसम का और एक इंसानी गुण का प्रतीक है, और माना जाता है कि इन चारों को साधने का मतलब है प्रकृति के हर रूप और हर भाव को व्यक्त करने की कला सीख लेना। सृष्टि में चाहे कलाकार एक फल बनाए या पहाड़, उसके आसपास की जो खाली जगह है वो पूरा ब्रह्मांड बन जाती है। कलाकार उस ब्रह्मांड को जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसमें खोकर उसे दोबारा रचने की कोशिश करता है। मकसद होता है हर रोज की साधारण से साधारण चीजों में उस शाश्वत को खोजना। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये गहराई और विशालता का एहसास वेस्टर्न आर्ट के पर्सपेक्टिव के नियमों के बिना आता है। सुमिए में 3 दूरियों नाम की एक बहुत अनोखी तकनीक इस्तेमाल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कलाकार किसी सीन को एक जगह से खड़े होकर नहीं देखता, बल्कि वो उसे एक साथ 3 नजरियों से महसूस करता है, ऊपर से, नीचे से और एकदम सामने से। इससे तस्वीर में एक बिल्कुल ही अलग तरह का स्पेस बनता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ब्रश का हर स्ट्रोक अनोखा है और उसे सुधारा नहीं जा सकता, तो ये हमें हर पल को पूरी तरह से जीने के बारे में क्या सिखाता है? नारद, सच में ये सोचने वाली बात है। सृष्टि, ये चर्चा तो बेहद दिलचस्प और ज्ञान से भरी थी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कला पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।